बच्चों, पहले खंड में हम लोग आलोक धनवा के बारे में जान चुके हैं। अब उनकी लिखी हुई कविता पतंग के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पतंग शीर्षक कविता आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से उद्धृत है। यह एक लंबी कविता का तीसरा भाग है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, क्रियाकलापों, उमंगों तथा प्रकृति में आए परिवर्तन को सुंदर बिंबों के सहारे प्रस्तुत किया गया है। भादों के महीने के बाद वर्षा की तेज बौछारों की संभावना समाप्त हो जाती है। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही रास्ते सूख जाते हैं, दिन चमकीला हो जाता है। स्वच्छ आकाश में बच्चे पतंग उड़ाना चाहते हैं। वे साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाकर चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए बुलाते हैं। वे डोर से बंधी रंगीन पतले कागज और बांस की कमानी से बनी हल्की पतंग को आसमान में ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। जब वे छत पर बेसुध दौड़ते हैं तो मानो छतें नरम पड़ जाती हैं, दिशाएं मृदंग की तरह बज उठती हैं। वे पेंग भरते हुए डाल के लचीले वेग से छतों के खतरनाक कोने तक चले जाते हैं। कभी कभी बच्चे छत के किनारों से गिर भी जाते हैं। चोट से बचने पर उनका साहस और उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। तो आइए इस कविता को देखते चलते हैं। सभी बच्चे किताब में देखें अपने। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, कि शुरू हो सके, कि पतंग ऊपर उठ सके। कवि कहना चाहता है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, भादों के महीने का अंत हो रहा है, अब तेज बौछारें गिरने की संभावना नहीं है। आकाश से बादल हट जाने से अब सवेरा अधिक चमकीला और प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। यह खरगोश की आंखों की तरह लाल है। वर्षा के पानी से भरे नदी नालों को पुल से पार करके शरद रूपी बालक अपनी नई चमकदार साइकिल से तेज दौड़ते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए अपने आगमन की सूचना देते हुए आ पहुंचा है। यहाँ पर शरद ऋतु को एक बालक के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर इसका मानवीकरण अलंकार कर दिया गया है। यहाँ साइकिल प्रकाशपूर्ण दिन तथा स्वच्छ आकाश का प्रतीक है। रास्ते स्वच्छ हो गए हैं, उनमें भरा पानी और कीचड़ सूख गया है, आकाश साफ हो गया है। स्वच्छ आकाश में पतंग उड़ाने के लिए संकेत के साथ यह बालक अन्य बच्चों को बुला रहा है। वह जानता है कि स्वच्छ आकाश में पतंग खूब ऊंची उड़ेगी। पतंग रंगीन और पतले कागज से बनी है, उसमें बांस की पतली लचीली खपच्ची लगी है। यह बहुत हल्की है। जब यह पतंग आकाश में उड़ेगी तो बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे और सीटियां भी बजाएंगे। आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगें तितलियों के समान प्रतीत होती हैं। पतंगों को तितलियों की तरह नाजुक कहा गया है। पतंगें तितलियों की तरह रंग बिरंगी होती हैं। तितलियां कोमल होती हैं तो पतंग भी कोमल और नाजुक होती है। इसी कारण आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को तितलियों की दुनिया कहा गया है। पतंग उड़ाने के साथ ही बच्चों का मन प्रसन्नता और उत्साह से भर जाता है। ऐसा लगता है कि वे भी पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। अगला पैरा देखते हैं। जन्म से ही लाते हैं वे अपने साथ कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे उड़ते हैं, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरे हुए चले आते हैं डाल के लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत।
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कोमल होते हैं। वे अत्यंत साहसी और चंचल होते हैं। उनमें चोट पेट को सहने की अद्भुत क्षमता होती है। लगता है वे धरती पर नहीं दौड़ते बल्कि पृथ्वी ही घूमते हुए उनके चंचल पैरों के पास आ जाती है। पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे पतंगों के पीछे धूप, गर्मी, कठोर छत के किनारे आदि की परवाह ना करते हुए दौड़ते हैं। उनको छतों की कठोरता का पता ही नहीं चलता। उनके कदमों की आहट को सुनकर लगता है कि दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हैं। वे पतंग की डोर के सहारे पेंग बढ़ाते और झूला झूलते हुए चलते हैं। किसी पेड़ की लचीली डाल की तरह ये बच्चे तेजी से छतों के खतरनाक कोनों तक पहुंच जाते हैं। उस समय उनका रोमांचित शरीर ही उन्हें गिरने से बचाता है। ऐसा लगता है कि आकाश में उड़ती पतंगों ने अपनी डोर का सहारा देकर उन्हें गिरने से बचा लिया। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पतंग उड़ाते हुए बच्चों का ध्यान पूरी तरह अपने पतंग पर ही टिका होता है। जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार वे भी अपने रोमांच के सहारे पतंग के साथ साथ उड़ते हैं। अपने ध्यान में मग्न वे छत के किनारे जा पहुंचते हैं। वैसे वे कभी नीचे ही गिरते ही नहीं, परंतु यदि कभी गिर भी जाएं और चोटिल होने से बच जाते हैं तो वे पहले की अपेक्षा और अधिक निर्भीक हो जाते हैं। वे निर्भयतापूर्वक उछलकर सुनहरे सूर्य को छू लेना चाहते हैं। वे और भी तेज गति से पृथ्वी पर दौड़ते हैं और निर्भीक होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस काव्यांश की भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली तथा शैली नवीनता युक्त है। कवि ने भावाभिव्यक्ति के लिए सर्वथा नवीन उपमानों का चयन किया है। भाषा में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का सुंदर मेल हुआ है। लाक्षणिक एवं बिंब प्रधान होते हुए भी भाषा का सहज एवं गतिशील होना कवि की खास भाषिक विशेषता है। बच्चों, इस कविता में कवि ने बिंबों का खास तौर पर प्रचुरता से प्रयोग किया है। दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, भाव बिंब आदि का प्रयोग इस कविता में प्रमुखता से हुआ है। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। आप सभी इस कविता को पुनः पढ़ें तथा असाइनमेंट जो भी दिया है वह जल्दी से जल्दी पूरा करके मुझे भेजें।